के टाइम काम। देखो, जो हमने कंडीशंस पढ़ी थी कि अगर हमारे पास कोई लाप्लास इक्वेशन, ध्यान से देखना क्योंकि ना स्टार्ट वाला होगा तो बाकी वेव इक्वेशन तो फिर थोड़ा बहुत वेरिएबल ही चेंज होता है, फॉर्मेट ही चेंज होता है, मोस्टली रहता वही है। तो अगर लाप्लास इक्वेशन का क्या हमने पढ़ा था, रूल पढ़ा था कि अगर कोई हमारा डेल टू यू बाई डेल एक्स स्क्वायर है, डेल टू यू बाई डेल वाई स्क्वायर है, ये जीरो है। अगर मान लो कहीं पे भी डेल टू यू बाई डेल एक्स स्क्वायर और डेल टू यू बाई डेल वाई स्क्वायर अगर ये हमारा जीरो है, तो इनके ना सॉल्यूशंस में तीन टाइप का सॉल्यूशंस होता था। कौन कौन सा? पहला तो ये जो सॉल्यूशन होता था, यू की वैल्यू ऐसे होती थी, C1 e⁻² पी एक्स प्लस C2 e⁻−px। और ये होता था हमारा आ, ये इसके इसके आगे क्या होता था हमारा, ये होता था C3 sin⁻⁻py प्लस C4 cos⁻⁻py। ये रूल था हमारा, ठीक है ना। जो करते थे, ये कब करते थे? जब हमारे पास इसको सॉल्व करते थे, मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल लगाते थे, क्या करते थे, u को हम लोग x ऑफ फंक्शन ऑफ स्मॉल x y इंटू स्मॉल y करते थे, मेथड ऑफ सेपरेशंस लगाते थे। और मेथड ऑफ सेपरेशंस लगाने के बाद क्या हम यूज करते थे, जब हमारा k पॉजिटिव होता था तो हम लोग k को p² लेकर के ये सॉल्व करते थे, ठीक है ना। तो ये तो एक तो हमारा ये इक्वेशन था, तब जब k पॉजिटिव आता था। पॉजिटिव नेगेटिव से नहीं भी कंफ्यूज होना है। अब दूसरा क्या होता था, सेकंड में हम लोग करते थे कि जब k की वैल्यू जीरो आ जाती थी, मतलब जब सेपरेट करते थे और वेरिएशन जीरो आ जाती थी, या जीरो वाला थर्ड में करते हैं, पहले k को नेगेटिव ले लेते हैं। जब k हमारा नेगेटिव आ जाता है तो जो हमारी वैल्यू होती थी वो यही हो जाती थी, बस इंटरचेंज हो जाती थी। क्या? C1 e⁻² क्या हो जाता था, py प्लस C2 e⁻⁻py इंटू क्या हो जाता था, ये थोड़ा ध्यान से देखना, C3 sin⁻⁻px C4 cos⁻⁻px। ये पहला है और ये दूसरा है। और तीसरा क्या होता था हमारा, तीसरा हो जाता था जब k इज इक्वल टू जीरो लगता था, जब बिल्कुल सेपरेबल हो जाता था, तब जो हमारा फॉर्मूला था वो u का हमारा था C1 + C2x और C3 + C4x, C3 + C4y। बट ये कम यूज होता है, ये यूज हमारा या तो पहला होता है या दूसरा होता है। और कौन सा लेना है, फर्स्ट वाला लेना है या सेकेंड वाला लेना है, तो उनका आपको रूल पता ही है। उनका जो आपका रूल होता है वो क्या होता है, बाउंड्री वैल्यू कंडीशन देख के हम डिसाइड करते हैं कि हमें कौन सा लेना है, सेकेंड लेना है, थर्ड लेना है। ये सारे के सारे रूल बाउंड्री वैल्यू कंडीशन देख के डिसाइड होता है। तो कैसे होता है, मैं एक बार एक एक करके आपको इसका स्टार्ट करता हूं। एक और क्वेश्चन लेता हूं, एक क्वेश्चन हमने कल करा था, एक क्वेश्चन और आज करते हैं, तो इस पे ना बिल्कुल परफेक्शन आ जाएगा और ये अल्टीमेट क्वेश्चन। और फिर इसके बाद कोई भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आप करते रहोगे। जैसे हमारे पास ये क्वेश्चन दे रखा गया है, लाप्लास इक्वेशन को सॉल्व करना है और ये कंडीशन है डेल टू यू बाई डेल एक्स स्क्वायर डेल टू यू बाई डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो है। और कंडीशंस क्या क्या है, कंडीशंस मैं थोड़ा ऊपर से लिख देता हूं कि हमें यहां पहला डिसाइड करने में हेल्प हो। कंडीशंस पहला दे रखा गया है क्या, मतलब जो कंडीशंस अप्लाई करना है वो दे रखा गया, पहला दे रखा गया है u गोज टू जीरो एज y गोज टू इंफिनिटी। जब y इंफिनिटी जा रही है तो u जीरो जा रहा है। दूसरा कंडीशन दे रखा गया है u इज इक्वल टू जीरो व्हेन x इज इक्वल टू जीरो फॉर ऑल y। थर्ड कंडीशन दे रखा गया है u इज इक्वल टू जीरो, जीरो ही लिख लो, ये जब दिया हुआ पर्टिकुलर फिक्स है तो गोज वाला नहीं लिखो। एट x इज इक्वल टू l है,
और थर्ड के बाद फोर्थ है क्या, u इज इक्वल टू क्या है हमारा, lx माइनस एक्स स्क्वायर है, मतलब y जो जीरो है, ये कंडीशन दे रखा गया, इफ l इज इक्वल टू जीरो है, y इज इक्वल टू जीरो है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू जीरो l। यही है जो फोरियर के कंडीशंस के लिए अप्लाई होगा। समझ में आ गया? तो यहां से क्या करोगे, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्टिंग के लिए, जैसे कि आपको बताया था कि आपको कैसे पता चलेगा कि सर ये तीन फॉर्म, थर्ड तो खत्म ही हो गया, आपको कैसे पता चलेगा कि हमें फर्स्ट लेना है या सेकंड लेना है? तो उसका तरीका क्या है, उसका तरीका मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। उसका तरीका है हमारे पास कि देखो जहां इंफिनिटी है ना, पहला लिमिट जहां इंफिनिटी है, वो डेफिनेटली वही ई के पावर में आएगा, तभी आप डिफाइन कर पाओगे। तो जैसे मान लो अगर कभी इस क्वेश्चन में ऐसे लिख दे y गोज टू इंफिनिटी, तो आपको ये वाला लेना चाहिए। और कभी अगर आपको x गोज टू इंफिनिटी दे दे हिंट, तो आपको ये वाला लेना चाहिए। समझ में आ गया? क्यों? क्योंकि ई रेस टू पावर आपको कंडीशंस पता है, ई रेस टू पावर माइनस इंफिनिटी जीरो होता है, और ई रेस टू पावर इंफिनिटी हमारा इंफिनिटी हो जाता है। तो अगर कोई इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी दे रखा गया तो उसको जीरो करने का यही तरीका है कि आप वो वाला लो। तो इसका मतलब अगर आप इस क्वेश्चन की बात करते हो तो इसमें क्या दे रखा गया बताओ, y गोज टू इंफिनिटी दे रखा गया ना बेटा। तो y गोज टू इंफिनिटी दे रखा गया तो लगाओ, अप्लाई करो y गोज टू इंफिनिटी का। तो क्या होगा, y गोज टू इंफिनिटी का फॉर्मूला ये होता है डेल टू यू बाई डेल एक्स स्क्वायर डेल टू यू बाई डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो है। तो अगर कहीं भी आपको y गोज टू इंफिनिटी कैलकुलेट करना है तो क्या करोगे, y वाला कंडीशंस लगाओगे। तो y वाला क्या इक्वेशन है, y वाला हमारा ये इक्वेशन है। तो आप इसका सॉल्यूशन लोगे, सॉल्यूशन कैसे लिखोगे, सॉल्यूशन स्टार्ट करोगे लेट y इज इक्वल टू, मतलब u एक्स वाई, y वाला लोगे तो क्या लिखोगे बताओ, c1 e रेज टू पावर कोई भी ले लो, पी एक्स, पी वाई सॉरी, पी वाई प्लस C2 e रेज टू पावर माइनस पी वाई इंटू क्या करोगे, C3 कॉस रेज टू पावर पी एक्स प्लस C4 साइन रेज टू पावर पी एक्स। ये लोगे। पहली क्लैरिटी आ गई सबको? क्लियर है सबको? गुरनौर आपको क्लियर है बेटा कि क्यों हमने ये वाला पिक किया? जी सर, वो क्योंकि आपने बोला था कि उसकी y की पावर इन्फिनिटी में है, तो वो एक्सपोनेंट वाला उठा लो। ठीक है ना? आर्यन क्लियर है बेटा ये? यस सर। दर्शवीर ये क्लियर है? क्योंकि यही स्टार्टिंग तो यही होगा ना, यही खराब हो जाएगा तो आगे का काम खराब हो जाएगा। अब आप लोग जरा पहले मेरे को करके दिखाओ, फर्स्ट वाला लिमिट लगा के दिखाओ कि जब u गोज टू जीरो होता है तो क्या होगा। एक बार आप लिमिट लगा के दिखाओ कि क्या आपका आंसर आ जाएगा, मतलब कौन सा कांस्टेंट की वैल्यू आप निकाल पाओगे। एक बार करो जरा, u गोज टू जीरो का करो। अभी ये स्टार्ट करा है बेटा, एक बार क्वेश्चन यही है। तो u गोज टू जीरो का लगाओ, अप्लाई करो, क्या लगेगा आपका अगर u गोज टू, सॉरी पहला क्या है, y गोज टू इंफिनिटी, y इंफिनिटी लगाओ तो देखो कौन सा आपका खत्म होना चाहिए। सर C2 जीरो होगा, यस, चलो चेक करते क्योंकि हैं क्या। माइनस इन्फिनिटी पहला इंफिनिटी अप्लाइंग आएगा। फर्स्ट बाउंड्री कंडीशंस, आराम आराम से आप बाउंड्री कंडीशन इस बार आपसे ही लगवाऊंगा आज। आप लोग अगर बाउंड्री कंडीशंस लगाओगे तो आप आराम से ऐसे क्वेश्चंस को कर पाओगे। ठीक है ना? कैसे कैसे लगेगा बाउंड्री कंडीशंस, तो उसकी बात करते हैं।
तो पहला क्या है, y गोज टू इंफिनिटी, y गोज टू, लिखने का तरीका भी देख लो, ये घबराओ मत कि आगे वेव इक्वेशन है, कितने इक्वेशन, सब इक्वेशन में यही होना है, एक ही बस ये चेंज होना है, कहीं y के जगह पे t आ जाएगा, कहीं x के जगह पे कुछ और आ जाएगा। तो अगर एक बार ये स्किल डेवलप हो गया तो जैसे मैंने बताया था ना, कई बार बच्चे सबसे पहले यही स्टार्ट करते, बिकॉज यहाँ कोई कंफ्यूजन है ही नहीं, ना तो आपको कोई डेरिवेशंस करना है ना कुछ करना है, तो ये थोड़ा सा अच्छा रहता है। बस ये वाला जो कंडीशन जब आ जाए ना, तो ये वही फोरियर उडियर का लग जाता है, तो थोड़ा कंक्लूजन में प्रॉब्लम आती है, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं आती। y गोज टू इंफिनिटी करोगे तो ये u एक्स वाई क्या है, u एक्स वाई की वैल्यू कैसे लिखोगे, u एक्स वाई तो जीरो ही हो जाएगा, तो ये लिखोगे जीरो। अब ये लिखोगे, इसको रहने दो, ई रेज टू पावर p इंटू इंफिनिटी लिख लो, ना भी लिखो तो कोई बात नहीं, सी टू ई रेज टू पावर माइनस p इंटू इंफिनिटी आ जाएगा, इंटू क्या हो जाएगा, सी थ्री कॉस पी एक्स आ जाएगा, और सी फोर साइन पी एक्स आ जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा, देखो ये फैक्टर इंफिनिटी बना रहा है ना, तो इस फैक्टर को जीरो होना ही पड़ेगा, तभी ये यहां पे हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट ही नहीं करेंगे। ये वाला तो आपको पता है ये इक्वल टू जीरो होता है, तो ये तो नेट जीरो ही आ गया। तो इसका मतलब पहला यहां से ये कंक्लूड हो गया है कि इफ दिस C1 मस्ट हैव टू बी जीरो, कि ये ऑर्डर टू द जीरो आने के लिए, तो आप पहला कंडीशन क्या लगाओगे, C1 इज इक्वल टू जीरो। इस फर्स्ट कंडीशन के लिए अप्लाइंग फर्स्ट कंडीशन से आपका C1 जीरो आ जाएगा। तो C1 जीरो के बाद अब इसको रिड्यूस करते चले जाओ, जैसे कि कल के क्लास में करा था, इसको रिड्यूस करोगे तो क्या हो जाएगा, यहां से ये खत्म हो गया, अब C1 नहीं है, तो आपके पास ये आ जाएगा C2 ई रेज टू पावर माइनस पी वाई, और ये क्या हो जाएगा हमारा C3 कॉस पी एक्स प्लस C4 साइन पी एक्स। ठीक है बेटा, ये पॉइंट क्लियर आ गया सबको, क्यों, ये जब है ही नहीं तो ये खत्म हो जाएगा। और अब आप चाहो तो ये ना चार चार तीन तीन वेरिएबल मूव कर रहा है, तो इसको ना थोड़ा छोटा करने के लिए जो जो वेरिएबल मल्टीप्लाई करके आ सकता है उसको मल्टीप्लाई कर लो। तो जैसे ये, आई थिंक ये पॉइंट क्लियर हो गया बेटा सबको, यस या नो। चार कंडीशंस है, वेरिएबल मतलब पैरामीटर्स भी कांस्टेंट भी चार है, तो एक एक करके हर पैरामीटर निकल जाएगा। तो ये वाला पॉइंट क्लियर है सबको ना। अब क्या करना है आपको, आपको इसको चाहो तो शिफ्ट कर लो, एक थोड़ा बहुत वेरिएबल को ना एक साथ निपटा सकते हो, नहीं भी निपटाओगे तो कोई बात नहीं, एंड में वो मिला के जीरो हो जाएगा, बट उस केस में कंफ्यूजन आ जाएगी किसको जीरो लेना है किसको नहीं जीरो लेना है। तो आप इसको एक बार ऐसे लिख लो, u एक्स वाई जो चल रहा था पीछे वाला, तो पीछे वाला क्या है हमारा, इसको ई रेज टू पावर माइनस पी वाई बाहर ले लो, ई रेज टू पावर माइनस पी वाई बाहर ले लोगे, और ये C2 C3 कॉस पी एक्स आ जाएगा, ये C2 C3 कॉस पी एक्स आ जाएगा, और फिर अगला हमारा क्या आ जाएगा, C2 C4 साइन पी एक्स, C2 C4 साइन पी एक्स, ये आ गया बेटा यहां तक क्लियर। अब कांस्टेंट तो नहीं होगा, कब क्यों कांस्टेंट होगा, बाहर है मल्टीप्लाइड है बस, कांस्टेंट तो ये है ना पैरामीटर जिसकी वैल्यू आपको निकालनी, वो तो वेरिएबल के साथ ही है ना। अब मैं ये कह रहा था इसको ना कुछ लेट कर लो, इसको C5 ले लो और इसको C6 ले लो, इससे क्या है ना थोड़ी सी कम कंफ्यूजन होगी, बाद में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी होगी तो हम सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। तो इसका मतलब आप ऐसे लिखोगे, u एक्स वाई, आराम आराम से, कॉलेज वॉलेज में इसलिए इसको कराते नहीं क्योंकि वो उनको लगता है कि बच्चों को समझ नहीं आएगा, लेकिन ये इतना मुश्किल है नहीं, ये आराम आराम से ये करोगे तो समझ में आ जाएगा, और इनफैक्ट आप कर भी पाओगे इसको एग्जाम में। C5 क्या है, कॉस पी एक्स प्लस C6 साइन पी एक्स। तो देखो जो तीन वेरिएबल अभी मतलब तीन पैरामीटर चल रहा था, कांस्टेंट C1 C2 C3 C4, उसको हमने दो में कर लिया। दो में करने का हमें क्या फायदा मिलेगा कि अब ये वाला इस पे अब करो अप्लाई कंडीशन 2,
एक बार आप कंडीशन 2 अप्लाई करके बताओ कि क्या आता है आपका। कंडीशन 2 हमारा क्या था, x0 y u0। तो कब क्या करो, पुट x इज इक्वल टू 0, देन u इज इक्वल टू 0। अब आप ये अप्लाई करके बताओ कि आपका क्या कंडीशन आ रहा है, कौन सा जीरो हो रहा है, कौन सा बच रहा है, किस टाइप का आ रहा है, करो जरा। सर ये क्वेश्चन कल वाले जैसे ही है। हाँ बेटा, है कल जैसा ही है, बट कंडीशंस इसमें 4 हैं, कल 2 ही कंडीशंस था। ठीक है। ये सारे जो एप्लीकेशंस हैं एक ही जैसे हैं, बस इसमें कंडीशंस ये है कि एक से ज्यादा लग जाता है। सर एक बार बाकी दोनों कंडीशंस बता दो। ये क्वेश्चन में बेटा ऐसे लिखा हुआ है कंडीशंस ना, ये सारे कंडीशंस लिखे हुए हैं, ये इन्फिनिटी है, ये 4 सर ये कंडीशन दे एक्स रखा। तो बट 0 + y क्या लिखा हुआ है वो? क्या कह रहे हो बेटा? सर जो सेकंड कंडीशन है उसमें u तो 0 है, पर वेयर x = 0 + y क्या लिखा है वो? प्लस वाई नहीं है बेटा, ये है फॉर ऑल वाई। ये फॉर ऑल नोटेशंस होता है, मतलब वाई की कोई भी वैल्यू हो, x0 रखोगे तो u0 ही आएगा, मतलब वाई को आपको वाई ही रहने देना। ठीक है ना? ये जो v को कट करते हैं, इसका मतलब होता है फॉर ऑल, मतलब वाई के हर एक वैल्यू के लिए आएगा। सर एक बार नेक्स्ट पेज भी दिखा दो। सर C5 0 होगा। C50, बाकी लोगों का भी आ जाने दो रिस्पॉन्स बेटा। सर एक बार गुरनौर कह रहे हैं C50 होगा। सर एक बार एक्सप्लेन कर दो। कौन सा एक्सप्लेन करूं बेटा, इसमें तो कुछ नहीं है, इसमें तो पीछे वाले कंडीशंस पे ना C2 C3 को हम लोग क्या किए हैं, मल्टीप्लाई कर लिए। 3 वेरिएबल चल रहा था ना, 3 मतलब एक तरह से ये तो कांस्टेंट सारा वेरिएबल जैसा ही है ना, तो इनको मल्टीप्लाई करके एक सिंगल बना लिया है। इनमें पहले जैसे पीछे करते थे, पिछले वाले क्वेश्चन में करा था, इन्फिनिटी रखने से एक C1 0 आ गया है। अब इनको हम लोग वेरिएबल कम करने के लिए क्या कर रहे हैं, इनको मल्टीप्लाई किया। अभी इसके बाद मल्टीप्लाई करोगे तो इसको C5 ले लिया, इसको C6 लिख लिया। ठीक अब है। आपको क्या करना है, x को 0 रखना है। एक बार सब लोग x को 0 रखो बेटा, हो गया आपका। x का 0 रख के क्या आ रहा है, C50 आ रहा है आपका। ठीक है, देखो जरा रख के देखते हैं। ये हर एक के लिए है, एक बार चेक भी कर लेते हैं, जो कह रहे हैं 0 आ रहा है, तो x को 0 y को 0 करोगे तो वैल्यू 0 ही है ना। e⁻y तो एज इट इज रहेगा। C5 क्या होगा ये हमारा, cos px, x को 0 रखोगे तो cos p इंटू 0 है, प्लस C6 sin p इंटू x है। p इंटू x है तो x को 0 रखोगे तो यहां से क्या हो जाएगा, ये तो 0 ही आ जाएगा। इसका मतलब आपके पास ये आ जाएगा C5 e⁻−py cos, ये ऐसे आ जाएगा। cos 0 तो सर 1 ये हो तो 1 जाता हो है, गया ना। तो इसका मतलब ये 0 है, तो इसका अल्टीमेटली मतलब ये हो जाएगा C5 इज इक्वल टू 0, बिकॉज e⁻, कोई भी ax ये कभी 0 होता नहीं, इनका ग्राफ ऐसा होता है। ठीक है ना, ग्राफ ना भी हो आपको तो कांस्टेंट कांस्टेंट को ही 0 करना है। समझ में आ गया? तो इससे आपका C5 0 आ गया। अब इस इक्वेशन में ना इक्वेशन नंबर लिखते चलो कि कंफ्यूजन ना हो। जैसे ये हमारा पहला इक्वेशन नंबर 1 था, ठीक है जी, ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 आ गया। 2 इसको भी क्या लोगे, 2 अगले वाले को ही ले लो, मल्टीप्लाई करके ही 2 ले लो। ये हमारा क्या आ गया, इक्वेशन नंबर 2 आ गया। अब ये मॉडिफाई करके आ गया। अब C5 को 0 करोगे तो इस इक्वेशन में C5 को 0 करो तो लिखोगे सब्सटीट्यूटिंग C5 इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 2। कौन सा था, 2 था ना, हाँ। सब्सटीट्यूटिंग C5 इज इक्वल टू 0 इन वेयर, इन कौन सा इक्वेशन है, इन इक्वेशन 2। इन इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट करोगे तो ये क्या हो जाएगा, u x y किसके इक्वल हो जाएगा, ये तो हमारा क्या हो गया, ये 0 हो गया तो ये तो निपट ही गया। तो अब आपके पास आंसर आ जाएगा C6
ई रेज टू पावर माइनस कॉस पी वाई और इनटू क्या आ जाएगा हमारा साइन पी एक्स। इसको ले लो इक्वेशन नंबर 3। अब कंडीशन नंबर 3 लगाओ, ठीक है ना। कंडीशन नंबर 3 लगाओगे तो देखो क्या आएगा। करो करो जरा, कंडीशंस नंबर 3 को अप्लाई करो। कंडीशन 3 कहता है एट एक्स इज इक्वल टू एल यू इज इक्वल टू 0। तो ये कंडीशन 3 अप्लाई करो। when x is equal to, applying now condition 3, when x is equal to l u is equal to 0। अब यहां से देखो जरा, वैल्यू करो करो, देखो क्या आ रहा है आपका। यहां से p की वैल्यू निकलेगी। करो कैलकुलेट करो बेटा, आप लोग भी ऑफलाइन वाले। क्या आया बेटा बताओ। सर मैं श्योर नहीं हूँ, पर C6 भी 0 ही हो जाएगा। पर सर उस केस में तो फिर ट्राइवल इक्वेशन ये बन जाएगी हमारी। हाँ, C6 0 नहीं होएगा। C6 0 इसीलिए नहीं होएगा क्योंकि अ, फिर बचेगा क्या आपको। जी सर, वो आपको क्योंकि फिर एक्चुअली, ट्राइवल इक्वेशन हाँ, ही बन जाएगी। और ये x इज इक्वल टू एल है तो ये 0 लिखोगे। C6 है, ये पैरामीटर्स तो रहेगा बेटा। ई रेज टू पावर माइनस पी वाई तो कुछ रखना नहीं है, इंटू साइन पी एक्स आ जाएगा। अब देखो ये तो 0 लोगे नहीं तो ये क्या सॉल्यूशन आएगा ही नहीं, 0 सब खत्म हो गया। तो इसका मतलब, और ये 0 होता नहीं है तो इसका मतलब यही 0 होगा। तो ये यानी सर 0। P PL हमारा इक्वल टू N पाई होगा ना। क्या कह रहे हो बेटा। सर PL इक्वल टू N हो गया ना, क्योंकि X की जगह L रखोगे, फिर उसके बाद जीरो को हाँ, एंगल को इक्वल टू तो N क्या पाई हो ये जाएगा। आ जाएगा आपका साइन पी एक्स इज इक्वल टू 0 हो जाता है। और साइन 0 का ये मतलब जनरल वैल्यू पढ़ते आ रहे हो, साइन 0 के लिए ना कहीं भी साइन एक्स इज इक्वल टू 0 होता है। तो ये साइन की ना एन पाई की कोई भी एन की वैल्यू ले लोगे तो ये 0 आ जाएगा। तो यहां से आप इसका मतलब x इज इक्वल टू एन पाई हो जाएगा। इनफैक्ट यहाँ पे x के जगह पे पी एक्स है तो यहां से पी एक्स इज इक्वल टू एन पाई हो जाएगा। तो ये x इज इक्वल टू एन पाई बाई पी आ जाएगा। समझ में आ गया ये। तो इसका मतलब अब जो इस थर्ड कंडीशंस के बाद जो हमारा सिनेरियो आता है, जहां जहां पे एक्स मत रखो, पी की वैल्यू निकाल लो। एक्स तो एक्स ही रहेगा। ये पैरामीटर, एक और पैरामीटर पी भी तो था, तो यहां से निकाल लोगे एन पाई बाय एक्स। कुछ गलत सर लिखा वो क्या। N पाई बाय L नहीं होगा, क्योंकि X की वैल्यू तो L दे रखी है हमें। हाँ, एक्स की वैल्यू एल दे रखी गई है तो ये यही स्टार्ट में ही लगा लो ना, साइन पी पाई बाय एल लिख लोगे। तो यहां से साइन पी एल इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। साइन पी एल इज इक्वल टू 0 आ जाएगा तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा आपका, पी एल इज इक्वल टू एन पाई है, एल इज इक्वल टू एन पाई बाई पी आ जाएगा ये। ठीक है बेटा, यहां से आ गया एल इज इक्वल टू एन पाई बाई पी हो गया। तो अब इसका मतलब सब्स्टिट्यूटिंग दिस इन वेयर, इन इक्वेशन 3। तो अब आप लिखोगे यू एक्स वाई इज इक्वल टू जो भी है C6 ई रेज टू पावर पी वाई। तो पी क्या है, एन, उल्टा लिख दिया बेटा। पी की वैल्यू निकालनी है तो एन पाई बाय एल कर लोगे। तो ये आ जाएगा ई रेज टू पावर माइनस पी, क्या था हमारा,
पी वाई था ना, तो पी के जगह पे लिख लोगे एन पाई बाय एल वाई, एन पाई बाय एल वाई, और हमारा ये क्या है, साइन पी एक्स, साइन पी एक्स। तो ये हमारा पी के जगह भी लिख लो, पी जो हमारा क्या है बताओ, एन पाई एल बाई वाई। यहां से आप इसको ले लो इक्वेशन नंबर 4, ठीक है ना। अभी भी पी तो निकल गया, एक पैरामीटर से रह गया है और एक कंडीशन भी रह गया है। तो दोनों पैरामीटर और दोनों कंडीशंस की बात करोगे तो वो आप अप्लाई करोगे कि कौन सा पैरामीटर रह गया है और कौन सा कंडीशंस रह गया, ठीक है ना। तो पैरामीटर क्या है हमारे पास, ये एक तो C6 निकालना रह गया है, और कंडीशन नंबर 4 देखो, कंडीशन नंबर 4 जो रह गया है, ये u की वैल्यू दे रखी गई है, y0 दे रखा गया है, 0 से l है। तो ये कंडीशन फोरियर की होती है। यही मैंने आपको बताया था कि कई बार फोरियर के हाफ रेंज सीरीज या फुल लेंथ सीरीज का एप्लीकेशंस आपको यहां करना पड़ेगा। तो ये कंडीशंस लिखो, ये कंडीशंस आपका क्या है, कहां चला गया यार, हाँ, ये कंडीशन क्या था, u इज इक्वल टू एल एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, और क्या लिखा हुआ था, कब, जब x की वैल्यू y0 है और x की वैल्यू 0 से l है। कब, जब y0 है और x की वैल्यू 0 टू l है। लगाओ कंडीशंस, लगाओ यहां पे, तो क्या हो जाएगा बताओ, एल एक्स माइनस एक्स स्क्वायर C6e⁻⁴, ये y0 है तो 0 ही आ जाएगा, और ये आ जाएगा आपका, नहीं ये आई थिंक l था ना शायद, सॉरी, साइन ऑफ n पाई l x, ये आ जाएगा जी। मतलब ये एक तरह से ऐसे आ जाएगा, C6e⁻n पाई l बाई एक्स, साइन, सॉरी, साइन n पाई l बाई एक्स, और ये हर एक वैल्यू के लिए है। तो ये आपको पता है, इससे आपको फोरियर का समझ में आएगा। मतलब ये ऐसा कॉफिशिएंट निकालने का और कोई तरीका नहीं होता है, इसमें आपको फोरियर हाफ रेंज सीरीज निकालनी पड़ेगी। हाँ, अगर आपको थोड़ी कंफ्यूजन है तो एक बार मैं आपको फिर से फोरियर बताता हूं। हाफ रेंज साइन सीरीज क्या होती थी, फोरियर की हाफ रेंज साइन सीरीज जो होती थी, साइन सीरीज, ये साइन ही है ना, और तो कुछ है नहीं। तो साइन सीरीज होता था समेशन ऑफ बी एन साइन एन एक्स होता था, यही होता था, एफ एक्स इज इक्वल टू, और ये n की वैल्यू कैसे होती थी बताओ, 0 से इंफिनिटी तक होती थी। और bn की वैल्यू कैसे निकालते थे हाफ रेंज सीरीज में, अगर ये n पाई एक्स बाय एल ले लेते थे। और फोरियर की हम लोग कैसे निकालते थे हाफ रेंज सीरीज बताओ, bn का फॉर्मूला होता था 0 टू l, 0 2 टू बाय l एल एफ एक्स इंटीग्रेशन ऑफ एल बाय 0। इंटू साइन n पाई एक्स बाय एल डी एक्स, ये होती थी फोरियर हाफ रेंज सीरीज। तो यही है आपके पास, अब ये सिस्टम में आ गया है, ये प्रोसेस में आ गया है। तो अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो इसको आप मतलब bn ले लो एक तरह से, ये भी कांस्टेंट जब भी जाएगी तो विद द सीरीज जाएगी, और ये एफ एक्स है। अब आपको ये C6 मतलब एज ए C6 निकालना है तो ये bn ही है, तो आप bn ही लिख लो, कंफ्यूजन ही खत्म हो जाएगी आपकी। साइन n पाई l बाई एक्स, इस टाइप से सीरीज लिख लोगे। तो अब जो लास्ट कोफिशिएंट निकलेगा ये सबसे कॉम्प्लिकेटेड, पहले तो सब रूटीन रूटीन टाइप के ही आते हैं, लेकिन अगर आपको ये निकालना है bn का, मतलब अब आप इसका ना इक्वेशन भी नंबर कोई डाल दो कि कंफ्यूज हो ही नहीं। ये 5th है, और इसमें क्या दे रखा गया था, लिमिट कहां से कहां तक थी, लिमिट x की लिमिट कहां से कहां तक थी बेटा, शायद 0 टू l ही थी ना। हाँ, तो हाफ रेंज है तो 0 कोई टू एल। दिक्कत ही नहीं है आपको, ठीक है ना। तो करो, अप्लाई करो, bn का फॉर्मूला लगाओ। bn का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, bn का फॉर्मूला हो जाएगा 2 बाई एल 0 टू l, ठीक है जी, एफ एक्स इंटू, एफ एक्स क्या है,
एफ एक्स इंटू साइन एन पाई एक्स बाई एल डी एक्स, इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट करके निकाल लोगे। और एफ एक्स क्या दे रखा गया है जहां पे? सर एफ एक्स दे एक्स रखा माइनस गया है एक्स एल एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। करो जरा, इंटीग्रेट करके इसका सॉल्व करो। पीछे वाला स्लाइड दिखाओ, ये लो पीछे वाला स्लाइड देखो बेटा। सर मतलब हम ये जो आपने bn लिखा है, ये मतलब हम c6 भी रहने दे सकते हैं, या फिर हमें bn लिखना जरूरी होता है? नहीं, एक्चुअली ये एन बहुत सारे हैं ना, एक हाँ, नहीं है। क्योंकि जो देखो आपने कल एक्चुअली क्या क्वेश्चन है कराए थे ना। कि इसके कारण क्या हुआ कि एन की बहुत सारी वैल्यू हो गई, तो हर एक एन की वैल्यू लिख लोगे। आप यहां से लिख ही लो, 0 1 2 3 कुछ भी हो सकता है। तो जब एक बार आप ऐसे लिखोगे तो आपको उससे आइडिया मिल जाएगा कि आपको कौन से वाले पॉइंट पे निकालना है। सर क्योंकि कल आपने जो क्वेश्चन कराए थे ना, उसमें भी उन्होंने क्या किया था, लास्ट में साइन की वैल्यू में समेशन करी हुई थी। हाँ, वो तो हर जगह होगा ही ना, सीरीज तो हर जगह होएगा। लेकिन आप यहां से लिख लोगे ये एन की वैल्यू है, तो ये सारी की सारी वैल्यू समेशन में ही आएगी। इनका भी ना सीरीज समेशन टाइप का ही आएगा। बिकॉज जैसे ही आप कोई पैरामीटर्स इंट्रोड्यूस कर देते हो तो आपके पास फिर समेशन ही आता है। करो जरा, करोगे या मैं कराऊं ये पूरा? करो जरा एक बार बेटा। कराऊं बेटा? किसी स्टूडेंट का फोन आ गया था बेटा, इसलिए मैं थोड़ा सा। कैसे करोगे बताओ? करो इंटीग्रेशन, वही तो 2/L। वंस ये हो सकता है शायद आपने ये फोरियर आपको नहीं करवाया बेटा, लेकिन कोई बात नहीं, अभी आप इंटीग्रेशन का प्रोसेस देख लो, फिर ये जब कराएंगे यूनिट 3 तो आप कर पाओगे। सर इसमें क्या मेरा है, bn आ रहा है 4k l ये स्क्वायर आप बाय ऐसे लिखोगे बाय एफ 2। एक्स एल एक्स माइनस एक्स स्क्वायर इंटू साइन एन पाई एक्स बाई एल डी एक्स। ठीक है ना? इस पे हम क्या लगाएंगे? इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगाएंगे। कैसे लगाएंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट? तो ये फॉर्मूला होता है 2/L, पहला एज इट इज एल एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, फर्स्ट एज इट इज। दूसरे का इंटीग्रेशन, तो दूसरे का साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है? साइन का इंटीग्रेशन आपको पता है, कॉस एन पाई एक्स बाई एल बाई एन पाई बाई एल। इंटीग्रेट कर लोगे साइन का, इंटीग्रेट करके, इंटीग्रेट करने के बाद आप क्या रखोगे? नीचे डिवाइड कर लोगे। फिर माइनस क्या करोगे बताओ? एल एक्स का डिफरेंशिएशन, इस वाले का डिफरेंशिएशन, तो ये एल माइनस 2x। और इस वाले ब्लॉक का इंटीग्रेशन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है। इस वाले ब्लॉक का इंटीग्रेशन करोगे तो कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है? साइन होता है, आपको पता है ये कॉस का इंटीग्रेशन साइन एन पाई एक्स होता है, बाई एल है, डिवाइडेड बाई क्या करोगे? एक बार एन पाई एल दोबारा से डिवाइड कर लोगे तो एन पाई एल का होल स्क्वायर, क्योंकि ऐसे आ जाएगा। और थर्ड जो है हमारा प्लस करोगे, इसको डिफरेंशिएट करोगे। रूल याद है? एक बार दोबारा से बता देता हूं, फोरियर करने थोड़ा टाइम हो गया। पहला एज इट इज, दूसरे का इंटीग्रेशन, माइनस पहले का डिफरेंशिएशन, दूसरे का इंटीग्रेशन। ये -2 है, और अब आप यहां से करोगे तो इसका इंटीग्रेशन cos n पाई एक्स बाई एल, साइन का इंटीग्रेशन माइनस आ जाता है, डिवाइडेड बाय n पाई एल का होल क्यूब। ये आपका पूरा का पूरा फंडा बन जाता है। ठीक है ना? जहां से आप इसको कर पाते हो। क्या नहीं है बेटा? 2L कहाँ है?
वो डेफिनेशन होता है बेटा, फॉर्मूला वाला पार्ट होता है। ये हाफ रेंज सीरीज का ना फॉर्मूला ही होता है। और अब आपको इंटीग्रेट कहां से कहां तक लिमिट लगानी है, 0 से L पे लगानी है। अब जैसे 0 से L में लगाओगे तो साइन वाला तो सारा 0 हो जाएगा, तो इसका मतलब ये वाला पार्ट सीधा ही 0 हो जाएगा, बिकॉज साइन n पाई 0 होता है। तो इसको तो आपको करना नहीं है, अब आपको बाकी जगह भी करना है। अब प्रॉब्लम क्या है कि थोड़ा स्पेस कम है, कोई बात नहीं, यहां ध्यान से देखते हैं। अगर आपने यहां पे देखो L इस पे लगाई, तो L और L, L स्क्वायर और L स्क्वायर, तो ये भी हमारा 0 हो जाएगा। और 0 लगाई तो भी 0 हो जाएगा, तो ये भी हमारा 0 हो जाएगा। तो ये पार्ट भी 0 हो गया और आपका ये पार्ट भी 0 हो गया, दोनों 0। ये क्यों 0 हो गया, क्योंकि साइन 0 हो गया। ये क्यों 0 हो गया, कि जो मल्टीप्लाइड वाला है वो वाला 0 हो गया। अब अगर ये आपका 0 हो जाएगा तो अब आप यहां से क्या लिखोगे, अब आप यहां से लिखोगे 2/L। ये 0 है, ये 0 है, ये देखो माइनस है, माइनस यहां से आ रहा है, और ये सारा है ही 0 to L है। तो अब आप क्या करोगे, इसको बाहर निकाल लेते हैं। क्या बाहर निकाल लेते हैं, इधर ही लिख लेते हैं कि कंफ्यूजन ना हो। -2 है, और ये 0 से करोगे L L कैंसल हो जाएगा, तो cos L बाई एन पाई, L बाई एन पाई का क्यूब आ जाएगा, पलट जाएगा ये, और ये हमारा आ जाएगा cos n पाई L। n पाई है, L और L कट जाएगा, जैसे आप यहां पे L रखोगे तो L L कट जाएगा, तो n पाई आ जाएगा, माइनस कॉस ऑफ 0 आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो अब आप यहां से सॉल्व करोगे तो -2 ये हो जाएगा L³/n³ पाई क्यूब, और cos n पाई होता है हमारा -1⁻n, -1 आ जाएगा। तो ये आप इसको सॉल्व करोगे। अब इसको क्या सॉल्व करोगे, यही हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा bn आ जाएगा। अब इसको आप कहां पुट करोगे, इक्वेशन 4 में, इक्वेशन 5 में। तो नाउ सब्स्टिट्यूट, दिस इज द वैल्यू फॉर bn, और अब आप bn को कहां सब्स्टिट्यूट करोगे, इक्वेशन 5 में, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो नाउ लिखोगे सब्स्टिट्यूटिंग bn इन इक्वेशन 5, bn इन इक्वेशन 5, ये यहां से आप कर पाओगे। तो इक्वेशन 5 में क्या दे रखा गया है, Lx माइनस एक्स स्क्वायर, Lx माइनस एक्स स्क्वायर, ये आ गया पॉइंट। और कहाँ है हमारा, नहीं, वो तो u लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप सीधा ही u लिख लो। मतलब इसको आप यही लिख लो, bn ही लिख लो। इसको आप u ही लिखो, uxy। ये वैल्यू आ गई bn के जगह पे जो भी फॉर्मूला है वो लिख लो। ये तो कंडीशन था ना, कंडीशन खत्म हो गई। तो bn के जगह पे क्या फॉर्मूला था, समेशन ऑफ bn था। अभी इतने बड़े बड़े एक्सप्रेशन है, बार बार देखना पड़ता है बेटा। -2 L³/π³ -2 L³/π³, ये आ जाएगा समेशन ऑफ, n वाले को समेशन के अंदर रखो, बाकी रख भी दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। n³ है, -1⁻n-1, ये पूरा bn की वैल्यू आ जाएगी। और उसके बाद जो हमारा क्या था, हमारा जो बचा हुआ था sin n πx/L, ये आ जाएगा आपका आंसर, sin n πx/L, n πx/L आ जाएगा। तो ये हमारा नेट आंसर आ जाएगा, और विद अ कंडीशन आ जाएगा n = 1 to infinity। ठीक है, तो इस टाइप से करोगे तो पूरा आ जाएगा। अब जहां पे थोड़ा सा फोरियर वाला कॉन्सेप्ट आ जाता है तो कैलकुलेशन थोड़े से पंगे वाला हो जाता है, अदरवाइज ये ठीक रहता है।
तो आई थिंक ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि कैसे हम लोग लाप्लास के इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। कहोगे सर इसको क्या हम लोग थोड़ा मतलब ओपन करके भी लिख सकते हैं? हाँ, लिखने का मन हो तो लिख लो ना। -2 है, ये L³/π³ है। अब जैसे मान लो n के जगह पे 1 रखा, तो 1 रखा तो क्या हो जाएगा बताओ, ये आपका आ जाएगा 1/1³। और n के जगह पे 1 रखा तो ये -1 तो -2, और ये sin πx/L आ जाएगा। प्लस ये तो 1 रखने पे आ रहा है, 2 रखोगे तो क्या हो जाएगा बताओ, 1/2³ -1⁻²2, 2 करोगे तो ये आ जाएगा 1 - 1 तो 0 ही हो जाएगा, तो ये कोई रखने की जरूरत ही नहीं। ठीक है ना, प्लस क्या हो जाएगा ऐसे, मतलब ये तो 0 ही हो गया ना, तो लिखने की क्या जरूरत। अब ऐसे ही आप क्या करोगे, 3³ का रख लोगे, n के जगह पे 3 रख लोगे तो 3³ आ जाएगा, ये -2 आ जाएगा, साइन n के जगह पे 3 रख लोगे तो 3πx/L आ जाएगा। ऐसे 4 वाला 0 हो जाएगा, ऐसे 5 में रखोगे तो 5³ आ जाएगा, ये -2 आ जाएगा, साइन 5px/L आ जाएगा, यही आ जाएगा। ठीक है ना, तो यहां से आप इसको इक्वेशन लगा के, इक्वेशन सब्स्टिट्यूट करके ये वैल्यू आप क्रिएट कर, ये वैल्यू आप मतलब फाइंड कर सकते हो। ठीक है, रखना चाहते हो तो रख लो, छोड़ना चाहते हो तो छोड़ सकते हो। हो गया बेटा, क्लियर आ गया समझ में? अब ना ये पहला टाइप हमने कर लिया है, पहला टाइप था हमारा ये सारा का सारा जो था ये लाप्लास वाला था, या इसको बोलते हैं वेव इक्वेशन एट एसटीडी कांस्टेंट रेट या एसटीडी टेम्परेचर। यही बताया था, इसका कंडीशन होता है ΔU/ΔT = 0। ये पहला हो गया। अब हम लोग दूसरा करेंगे, जिसको हम लोग बोलेंगे है तो वेव इक्वेशन ही मगर स्ट्रिंग का है। ये क्या हो गया, अब हम लोग दूसरा पढ़ेंगे, वेव इक्वेशन है जो स्ट्रिंग के लिए। ठीक है ना, ये आपको पता था, ये कांस्टेंट हीट वाले पे है। एक हम लोग स्ट्रिंग के लिए करेंगे, इनका स्टैंडर्ड फॉर्म थोड़ा सा अलग होता है। ये क्या होता है कि ये विद द टाइम जाता है। जैसे मान लो ये हमारा टाइम है, XY 2 पैरामीटर्स है, तो ये विद द टाइम जाता है। इसका क्या फॉर्मूला होता है, Y तो आपको पता है वर्टिकल ही होगा, तो ये होता है del2y/del t² = 1/a² del2y/del x²। ये इक्वेशन है, ये हमारा वेव इक्वेशन है। कैसा है ये वेव इक्वेशन स्ट्रिंग के साथ? इसको ना 1/a² के बदले आप एक काम करो, स्टैंडर्ड नोटेशंस में c² लिख लो। ठीक है, मतलब कोई भी इक्वेशन आएगा तो इसी c² में आ जाएगा। और ये स्ट्रिंग का आपको पता ही है, c² क्या होता है, T/m होता है, जो कांस्टेंट होता है। मतलब ये √c = T/m। ये पढ़ते रहो, फर्स्ट सेम में फिजिक्स में पढ़ते रहो। ठीक है ना, ये है सारा एप्लीकेशन ही है, बट आप ऐसे सी के टर्म में ले लो, कोई बात नहीं। ठीक है ना, उसको हम लोग बाद में सेटल कर लेंगे, सी को कोई दूसरा पैरामीटर कांस्टेंट वांस्टेंट ले लेंगे। अब ना इनमें जैसे सॉल्यूशंस हमारा 3 केस वहां होता था, वैसे ही इनमें भी 3 केस होते हैं। अब इनके डेरिवेशंस पे मैं नहीं जा रहा,
पहला जो केस होता है उनमें दोनों अगर पॉजिटिव हो तब क्या होता है, वो वाला जो केस है वो ऐसा होता है। मान लो अगर आपके पास सी स्क्वायर तो देखो ऑलवेज पॉजिटिव है, लेकिन आप इसको शिफ्ट करोगे तो जो कांस्टेंट आता था, पहले भी एक कांस्टेंट आता था ना जिसको हम लोग के लेते थे, तो इनमें तीन टाइप बनता है। ये तीनों टाइप मैं एज इट इज लिख देता हूं। पहला टाइप जो y का होता है ये हमारा होता है c1 e रेज टू पावर ax ले लो, ठीक है ना, c2 e रेज टू पावर माइनस ax ले लो, और अगला लिख लो ये दोनों पॉजिटिव होगा तो ये दोनों पॉजिटिव होगा, और नेगेटिव होगा तो दोनों नेगेटिव होगा। ऐसे ही क्या होगा, c3 e रेज टू पावर ay और प्लस c4 e रेज टू पावर माइनस ay। ये हमारा पहला इक्वेशन है। तब जब हमारे पास a की वैल्यू जो हमारी आएगी ये पॉजिटिव साइड में आएगी, तो आप सीधा सीधा जैसे उसमें p होता था उसमें ऐसे ही a है बेटा, तो इनमें फर्क नहीं है। या अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो छोड़ो, a का भी सिस्टम हटाओ, p ही लिख लो, कि एक ही बात याद रहेगा कि कहीं पे भी आपको p लिखना है तो p ही लिख लो। लेकिन याद ये रखना दोनों में फर्क क्या है, ये हमारा पी वाई आ जाएगा और ये हमारा पी वाई आ जाएगा। चार पैरामीटर्स यहां भी है, C1 C2 C3 C4। ये तो हमारा पहला आ जाएगा। दूसरे टाइप में क्या होता है, जो दूसरे टाइप में अगर आप बात करते हो तो दूसरे टाइप का जो हमारा इक्वेशन है उनमें हो जाता है C1 दोनों साइन, मतलब cos ऑफ px प्लस C2 साइन ऑफ px, और ये आ जाएगा हमारा C3 cos ऑफ py C4 साइन ऑफ py। ये पहला है, ये दूसरा है। तीसरा हमारा क्या है, थर्ड है। ये पहला दूसरा आ गया। तीसरा जो है हमारा वो है वही है C1 प्लस C2x C3 प्लस C4x। तो आपको ना यही दो वाला ही यूज होता है, कहीं भी आपको यूज करना है तो यही वाला दो पार्ट यूज होता है, पहला और दूसरा वाला पार्ट ही होता है। ठीक है, एक बार इसको लिख लो। हाँ, लेकिन एक मेरे से गलती हो गई, वो ध्यान से देख लो। एक्चुअली इसमें ना दूसरा वेरिएबल t है और वैल्यू हम y की निकाल रहे हैं, तो ना इनमें आप जहां जहां y है वहां वहां t कर लो। सिमेट्रिक में बनाने की कोशिश कर रहा था, तो आप यहां पे जहां जहां y है वहां वहां t कर लो। कंडीशंस बाकी सब सेम रहेगी। ये है हमारा C3 प्लस क्या हो जाएगा, C4t, और ये भी y की वैल्यू है, ये y की वैल्यू है, ये y की वैल्यू है। फर्क क्या आएगा, वो k सेम होगा, वही जो k की बात करते थे पॉजिटिव के लिए। इनका तो कहीं रोल होता नहीं है, इसीलिए इसकी आपको जरूरत होती नहीं है, ये k इज इक्वल टू 0 के लिए। ठीक है, देखो क्या क्या फर्क है। लाप्लास और इस वेव इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रिंग की बात कर लेते हो। इनमें इतना ही फर्क है कि एक तो जो पहले हम u निकालते थे वो अब y में चेंज हो गया, मेन वेरिएबल इधर का y आ गया। ठीक है ना, देख रहे हो ये y का चेंज एक बार t के रिस्पेक्ट में है और x के रिस्पेक्ट में। तो अगर आप लाप्लास से देखते हो, एक बार मैं लिख भी देता हूं इधर, लाप्लास और ये वेव की बात कर लेते हो, तो इसमें जो मेन वेरिएबल है हमारा u है और इसमें मेन वेरिएबल y है। जो वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो इसमें हमारा एक्स वाई है और इसमें क्या है, एक्स टी है। इनमें बस फर्क क्या है कि पॉजिटिव है, के पॉजिटिव है, तो बोथ, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, और यहां पे मतलब p की वैल्यू एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। और यहां पे क्या है, अगर k पॉजिटिव है तो बोथ पॉजिटिव है, मतलब x की वैल्यू भी पॉजिटिव में आएगी और y की वैल्यू भी पॉजिटिव में आएगी। और अगर ये नेगेटिव है हमारे पास, k नेगेटिव है, तो p की वैल्यू मतलब अगर x से क्या है हमारा
नेगेटिव है तो y पॉजिटिव है। इसमें क्या है, k की वैल्यू अगर नेगेटिव आ रही है तो x हमारा क्या है, x भी नेगेटिव है और t भी नेगेटिव है। ये अगेन बार बार मैं y लिख देता हूं, t नेगेटिव है। ये आपके पास बस मास्टर रूल है। उसके बाद सारा का सारा कंडीशन सेम है। कंडीशन दे रखा गया होगा, उसी कंडीशंस के बेसिस पे आप इक्वेशंस निकालोगे। ठीक है, बाकी सब सेम है। तो एक क्वेश्चन इसका भी कर लेते हैं। ये आया हुआ है आपके एग्जाम में, इस जगह तो 2016 लिखा हुआ है, मगर हो सकता है इसके बाद भी आया हो। यही 5-6 क्वेश्चन यही बार बार रिपीट होते रहते, इन्हीं को आपको ढंग से करना है। क्या कंडीशन है लिख देता हूं। ये वेव वाला है हमारा, ये कंडीशंस है del 2y बाई del x स्क्वायर, सॉरी del 2y बाई del t स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर del 2y बाई del x स्क्वायर। तो आपको पता चल गया, वेरिएबल आ गया x और t। और अब आपके पास जो कंडीशन दे रखा गया है, स्ट्रिंग ऑफ लेंथ l को हमें वाइब्रेट करना है। लेंथ हमारा क्या है, a और b, और ये दोनों एंड पे फिक्स है। मतलब ये 0 वाला पॉइंट है और ये लेंथ का कौन सा पॉइंट है, l वाला पॉइंट है। दोनों एंड पे ये फिक्स है। ठीक है ना, तभी तो वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग आएगी। और इसके बाद क्या दे रखा गया है, कुछ कंडीशन दे रखा गया है। मतलब दोनों एंड पे फिक्स है, तो ये कहने का मतलब ये है कि जब हमारा, मतलब इनके कंडीशंस दे रखे हैं। कंडीशंस क्या क्या दे रखा गया है वो मैं एक एक करके लिख देता हूं, जो जो कंडीशन दे रखा गया है। ठीक है ना, बाउंड्री कंडीशन है 0t इज इक्वल टू वाई ऑफ 0 है ये। दूसरा है y ऑफ 0l, दूसरा है y ऑफ lt, मतलब एंड वाले पॉइंट पे भी कोई मूवमेंट नहीं है। 0 पे मूवमेंट नहीं है, l पे मूवमेंट नहीं है। वही जो 2 पार्ट बोला था उसका कंडीशन दे रखा गया। तीसरा कंडीशन दे रखा गया, अब देखो ये फिर से ये लाप्लास टुप्लास टाइप फोरियर टाइप का आ जाएगा। y इज इक्वल टू वाई नॉट साइन पाई एक्स बाई एल। ठीक है बेटा। और चौथा कंडीशन है, ये क्या दे रखा गया, एट t इज इक्वल टू 0। और चौथा कंडीशन है हमारे पास डेल y बाई डेल टी, अब ये डिफरेंशिएशन भी लगेगा, इज इक्वल टू 0 एट t इज इक्वल टू 0। ये कंडीशंस है। अब ये करना थोड़ा सा मतलब अब आसान इसलिए हो गया है कि पहले आपने एक बार ऐसा कर रखा है, एक दो एक्स्ट्रा कंडीशन आ गए, ये तो फोरियर वाला ही जाएगा। ये आपको एक बार पार्शियली डिफरेंशिएट करना पड़ेगा टी के रिस्पेक्ट में। ठीक है ना, बाकी सब सेम है। ठीक है बेटा। अब जब आप इस पे कंडीशंस लगाओगे तो कहोगे सर इस पे हमें कौन सा लेना है, पहला लेना है या दूसरा लेना है। तो जब दोनों एंड फिक्स हो ना, तो आप साइन कॉस वाला ही ले लो। समझ में आ गया ना, मतलब ये जो कंडीशंस है ये बता रहा है कि आपको क्या लेना चाहिए, साइन और कॉस वाला ही लेना चाहिए। ठीक है ना, तो आपका जो कंडीशंस आएगा, पहला कंडीशंस क्या आ जाएगा, सॉल्यूशंस विल बी y इज इक्वल टू, हर एक का रिकॉग्नाइज करने का अलग तरीका था, वो वेव का आपको बता दिया था। ये हमारा ये स्ट्रिंग वाला है, तो आप क्या कंडीशन लोगे, C1 क्या होगा, ये साइन पी एक्स प्लस C1 कॉस पी एक्स प्लस C2 साइन पी एक्स, ये आ जाएगा। और दूसरा क्या हो जाएगा, किसी को भी पहले ले सकते हो, किसी को भी बाद में ले सकते हो, बिकॉज इसमें है ही सेम चीज। C3 कॉस पी टी C4 साइन पी टी, ये दोनों कंडीशंस लगाओ, करके देखो जरा। अब इस पे आप पहला कंडीशंस लगाओ और दूसरा कंडीशंस लगाओ। सर एक बार ये बता दो कि हमें पता कैसे चलेगा हमें कौन सी कंडीशन लेनी है, मतलब दोनों पॉइंट फिक्स है तो साइन कॉस में ही लोगे।
फिक्स मतलब सर, अच्छा क्वेश्चन में मेंशन होगा। डिस्प्लेसमेंट नहीं है ना, वाई अपर डिस्प्लेसमेंट होती है, वाई अपर डिस्प्लेसमेंट नहीं है, तो आप कंडीशन साइन कॉस में ही लोगे। हाँ, एक चीज बताना भूल गया बेटा, कहोगे सर इस ए का क्या यूज है, तो इस ए का यूज है कि यहां पे भी ना टी के साथ ए भी आ जाता है, ये आप वहां पे भी करेक्ट कर लो। जैसे मान लो अगर आपका ये सी है, तो यहां पे क्या आ जाएगा, साइन सीपीटी, और ये साइन सीपीटी। समझ में आ गया, ये कंडीशंस यूज कर लो यहां पे भी, जहां जहां सी है, जहां जहां टी है, उस टी के कॉरेस्पॉन्डिंग ये आ जाएगा आपका, ए वाली वैल्यू आ जाएगी। तो आप, आपका अगर ए दे रखा गया है तो वो वाला लगा लो। अब आप करो, ट्राई करो। अगर ये वन होता है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन अगर कोई दूसरा है तो आप उसका कोफिशिएंट लगाओ और करो जरा, आप इसको सॉल्व करो। पहला ही कंडीशन लगाओ, जीरो टी, टी का लगाओ, जीरो टी से देखो क्या आ रहा है, कौन सा जीरो आ रहा है। सर C1 0 आएगा। देखो ये बता रहा है जीरो टी लगा करके सी1 जीरो आ रहा है, बताओ चेक करो ये आ रहा है क्या। बताओ ये साइन, पहला क्या रखोगे, कंडीशंस अप्लाई, फर्स्ट कंडीशन अप्लाई करोगे। फर्स्ट कंडीशन क्या है, वाई ऑफ जीरो टी, तो इसका मतलब एक्स जीरो रखोगे आप, ये वाई ऑफ जीरो टी वाई के बराबर है, जीरो के बराबर है। इसका मतलब ये है कि आपको एक्स जीरो रखना है, मतलब वाई की वैल्यू जीरो रखनी है व्हेन एक्स इज इक्वल टू जीरो एंड टी इज इक्वल टू टी। ठीक है ना, तो क्या करोगे बताओ, y इज इक्वल टू क्या होगा, y ऑफ एक्स टी रखोगे, तो ये तो जीरो हो जाएगा, और ये C1 कॉस जीरो तो वन होता है, C2 साइन जीरो तो जीरो हो जाएगा, तो यहां से क्या आ जाएगा आपका, C3 कॉस ए पी टी, C4 साइन ए पी टी। ठीक है बेटा, तो यहां से क्या हो जाएगा बताओ, ये तो C1 आ जाएगा ना, ये तो जीरो होगा नहीं टी के जगह पे, तो यही वाला जीरो होगा, तो अल्टीमेटली C1 जीरो हो जाएगा। तो एक कंडीशन तो आ गई, इसको आपने इक्वेशन वन रखा, ये वाली कंडीशन अप्लाई करो कहां पे, इक्वेशन वन में। जब इसको अप्लाई करोगे तो क्या होगा बताओ, इक्वेशन वन में जब अप्लाई करोगे तो ये वाई एक्स टी जो है, ये C1 जीरो है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, C2 साइन पी एक्स इंटू C3 कॉस ए पी टी प्लस C4 साइन ए पी टी। ये आ गया जी। ठीक है, अब क्या करो,
अब दूसरा कंडीशंस लगाओ इस पे। इसको, इसके इक्वेशन 2 ले लो। हाँ हाँ कर लो, बहुत अच्छा। ये ठीक कह रहे हैं, जब मल्टीप्लिकेशन में हो तो आप पहले वेरिएबल तो कम कर लो। जैसे वाई एक्स टी है, क्या था कहानी, ये साइन पी एक्स बाहर रखो। साइन पी एक्स बाहर रखो, ये क्या हो जाएगा, C2 C3 कॉस ए पी टी, कॉस ए पी टी प्लस C2 C4 साइन ए पी टी। आया समझ में बेटा? अब कंडीशंस लगा लो, इसी को 2 ले लो या इसको एक नाम ले लो, और भी जैसे पहले करते थे। एक ही पैटर्न फॉलो करोगे ना तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इसको क्या हमने C5 लिया था ना, C5 कॉस ए पी टी प्लस 6C6 साइन ए पी टी। ये है हमारा y ऑफ एक्स टी। अब अप्लाई करो कंडीशन नंबर 2। क्या करोगे, कंडीशन 2 क्या कहता है, व्हेन x इज इक्वल टू 0, जब हमारा x 0 है तो क्या होगा बताओ, और t तो t ही है, y विल बी 0, y एक्स टी विल बी 0, यही दे रखा गया। तो ये 0 इज इक्वल टू क्या रखोगे, साइन पी एल, बिकॉज सॉरी x इज इक्वल टू एल है। दूसरा कंडीशन यही है ना बेटा। क्या है कंडीशंस, एल टी है। तो ये करोगे तो ये आ जाएगा, ये तो जो भी आप करते रहो, कॉस ए पी टी प्लस C6 साइन ए पी टी, ये तो कभी निपटेगा नहीं, टी में 0 होगा ही नहीं, और दोनों कभी एक साथ 0 नहीं होगा। तो इसका मतलब अब वही कहानी फिर से आ गई, क्या, साइन ऑफ पी एल इज इक्वल टू 0। ये फोरियर के तरफ क्वेश्चन अब जाता दिख रहा है, और पी एल आपको पता है कब साइन 0 होता है, एन पाई पे। तो ये पी एल इज इक्वल टू एन पाई होगा, तो यहां से एल इज इक्वल टू एन पाई बाई पी आ जाएगी। अब ये सब्स्टिट्यूट आप कब कर लो, ये इक्वेशन नंबर 2 था ना आई थिंक हमारा, 2 या 3 जो भी था। अब आप ये सब्स्टिट्यूट वहां पे कर लो जहां भी ये है इक्वेशन। तो क्या आ जाएगा, ये आपका y ऑफ एक्स टी है साइन पी एक्स, पी के जगह पे क्या लिख लोगे, सॉरी आपको इनफैक्ट p की वैल्यू निकालनी है, एन पाई बाय एल है, तो p के जगह पे लिख लोगे साइन एन पाई बाय एल एक्स। अभी जाने एन पाई उन पाई आ जाएगा ना, समझ लो ये फोरियर गया ही गया। और फोरियर जाने का मतलब क्या है ना, अभी पहली बार लग रहा होगा, नहीं इतना कॉम्प्लिकेटेड ये भी नहीं होता। इनटू क्या रखोगे, C5 कॉस ए पी टी प्लस C6 साइन ए पी टी, ये दूसरा आ गया बेटा। ठीक है, अभी भी 2 वेरिएबल चल ही रहा है, तो क्या करोगे, थर्ड कंडीशंस लगाओगे। क्या है थर्ड कंडीशंस, ये क्या नंबर क्या है, नंबर फर्स्ट, वो सेकेंड ही आएगा ना। हम्म, ये सेकेंड है, नहीं ये सेकेंड है, ये थर्ड है। अब इसके बाद इस पे थर्ड कंडीशंस लगाओ, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है बेटा, लेकिन मुश्किल नहीं होता है, बिकॉज एक ही पैटर्न होता है, चलता जाता है, करते रहोगे आराम आराम से होता रहेगा। और 4-5 क्वेश्चन कर लोगे तो जिसको आप पढ़ाओगे उसको भी पूरे नंबर आ जाएंगे बेटा।
ये है साइन ऑफ एन पाई एल एक्स इंटू, ये एक बार इस इधर पेज पे लिख लेता हूं, क्योंकि ना इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, थर्ड कंडीशन डेरिवेटिव्स वाला है। C5 कॉस ए पी टी प्लस C6 साइन ए पी टी। हाँ, अंदर की पी की वैल्यू भी रख दो, या बाद में भी रख लेना, अभी रखना चाहते हो तो अभी रख लो। अंदर पी की वैल्यू भी रख लो, क्या है हमारा एन पाई बाय एल, रख लो ए इंटू एन पाई बाय एल एक्स टी प्लस, मैं जानबूझ के नहीं रख रखा था क्योंकि डिफरेंशिएट करोगे ना तो फिर उसको मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, बट आप रख लो, एक ही पैटर्न फॉलो करो कि बिल्कुल याद ही हो जाए। एन पाई एल टी ये है। अब इसके बाद आपको क्या करना है बताओ, नेक्स्ट वाला जो आपको पॉइंट करना है, अ, वो क्या पॉइंट है बेटा, देखो क्या कंडीशन, आई थिंक पार्शियली डिफरेंशिएट करना है आपको। हम्म, इनमें ना इसको लगाने से पहले ना ये पार्शियली डिफरेंशिएट कर लो, फोर्थ कंडीशंस लगा लो पहले। आई थिंक ये टी नहीं है, ये एंड है, ये मेरे से लिखने में गलती हो गई, ये होता नहीं। तो थर्ड वाला कंडीशन देख लो, नहीं थर्ड से पहले फोर्थ लगाओ, कि एक साइन कॉस में एक तो निपटे, डेल वाई बाय डेल टी करो। ये क्या दे रखा गया है, डेल वाई बाय डेल टी एट टी इज इक्वल टू जीरो इज इक्वल टू जीरो। ये करोगे तो ये जीरो हो जाएगा, नहीं नहीं ये जीरो क्यों होगा, डेल वाई बाय डेल टी करोगे पहले डिफरेंशिएट, तो ये तो कांस्टेंट है साइन एन पाई एक्स बाय एल, ठीक है जी, इसको डिफरेंशिएट कर लोगे तो कॉस का डेरिवेटिव्स क्या होता है माइनस साइन ए, तो जो कहानी है वो तो लिखोगे लिखोगे ना, ए एन पाई एल टी, ये कॉस का डेरिवेटिव्स माइनस साइन, और इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करोगे तो इसे मल्टीप्लाई भी करोगे टी के कॉफिशिएंट से, तो टी का कॉफिशिएंट क्या है ए एन पाई बाय एल। अब ये तभी पी के टर्म में मैं रखना चाहता था कि छोटा हो जाए, बट कोई बात नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब आप ऐसे ही C6 लगाओगे, C6 लगाओगे तो क्या हो जाएगा, साइन का डेरिवेटिव्स क्या होता है बताओ, कॉस ए एन पाई एल टी इंटू इसका टी का डेरिवेटिव्स करोगे तो ए एन पी पाई एल। अब इतना करने के बाद आपको क्या पुट करना है, टी के जगह पे जीरो रखना है। अगर आप टी के जगह पे जीरो रखोगे तो क्या होगा बताओ, ये तो गया, नहीं ये तो कुछ नहीं, ये तो कुछ एज इट इज रहेगा, साइन एन पाई एक्स बाई एल। कौन सा चला जाएगा, जब टी के जगह पे जीरो करते हो तो आपको पता है साइन जीरो जीरो होता है, तो ये वाला पार्ट निपट जाएगा, बिकॉज साइन जीरो जीरो हो जाता है, तो ये जीरो खत्म हो गया, तो जीरो प्लस कर लोगे C6, ये लिख लो, मल्टीप्लाई कर लो यार इनके कोफिशिएंट कोफिशिएंट को, ए एन पाई एल कॉस जीरो तो वन हो जाता है, ये है ना, कॉस जीरो रखोगे तो कॉस जीरो की वैल्यू वन आ जाती है, ये आ जाएगा। इसका मतलब अब यहां से ये आ जाएगा, देखो ये तो जाएगा नहीं टी पे जीरो, इसका मतलब ये है कि हमारा C6 इज इक्वल टू जीरो, बिकॉज ये जीरो दे रखा गया, तो जीरो इज इक्वल टू ये वाला राइट साइड आ जाएगा, तो यहां से C6 जीरो आ जाएगा। क्यों, ये देखो ए एन पाई एल, ये हर एक वैल्यू के लिए तो ये सब कांस्टेंट ही है, तो क्या बचा ये तो जीरो होगा नहीं, तो ये वाला जीरो आ गया, तो C6 की वैल्यू जीरो आ गई। तो अब हमारा इक्वेशन 4 कर लेते हैं, C6 जीरो आ जाएगा, तो नाउ सब्स्टिट्यूटिंग C6 इज इक्वल टू जीरो, तो क्या आ जाएगा, वाई एक्स टी जो है, ये वाई एक्स टी में C6 को जीरो करोगे तो ये बचेगा आपका C5 साइन एन पाई एक्स एल, यहां तक आ जाएगा, और अब ये क्या है, कॉस ए एन पाई एल इंटू टी।
ये यहां से अब आपके पास एक ही वेरिएबल बच जाएगा। उस वेरिएबल को हटाने के लिए एक बार ये लिख लो अच्छे तरीके से, ये आई थिंक इक्वेशन नंबर हमारा 4 हो जाएगा। अब उस वेरिएबल को हटाने के लिए हमें थर्ड कंडीशन यूज करना पड़ेगा। कंडीशंस ही कंडीशंस ऐसे है बेटा, एक बार यहां तक लिखो फिर थर्ड कंडीशंस लगाते हैं। ठीक है, एक बार ये कंडीशंस फिर से लिखते हैं। y ऑफ एक्स टी जो हमारा फोर्थ वाला आया था, ये क्या है? ये है C5 साइन n पाई एक्स, C5 साइन n पाई एक्स बाई एल प्लस क्या है, नहीं सॉरी, इनटू क्या है हमारा, कॉस ए एन पाई एल बाई टी, कॉस ए एन पाई एल बाई टी। वैसे तो पता है ये बी एन करके ही ये कंडीशंस लग के आएगी इसके साथ, बिकॉज ये तो कांस्टेंट है, इसका कोई लेना देना नहीं है। ठीक है ना, वो आपको पता है कि थर्ड कंडीशंस क्या थी बेटा? वे थर्ड कंडीशंस ये दे रखा गया। अच्छा, सॉरी सॉरी सॉरी, तो कई बार ऐसे कंडीशन देता है ना, एट टी इज इक्वल टू 0, तो ये कर पाना कई बार आसान हो जाता है। देखो ये कंडीशंस लगाओ पहले। इसमें अच्छी बात क्या है ना कि y की वैल्यू भी कोई टर्म में दे रखी गई है ना, तो ये थर्ड कंडीशंस लगाओ, क्या पता फोरियर बच ही जाए, हमें जाना ही ना पड़े फोरियर में। थर्ड कंडीशंस क्या था, एक बार बोलना बेटा, बार बार सीट बदलने में दिक्कत हो रही। थर्ड क्या है? ये क्या है? y नॉट साइन पाई एक्स बाय एल व्हेन एट t इज इक्वल टू 0। तो क्या है यहां पे ना, मजे की बात है कि आपका कॉस बचा हुआ है। समझ में आ गया? तो जैसे ही आप t इज इक्वल टू 0 करोगे तो 1 आ जाएगा, तो ये कंडीशंस आपकी आ जाएगी, तो आपको फोरियर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मतलब अगर ये साइन बचा होता तो आपको फोरियर ही लगाना पड़ता। तो देखो ये किसके बराबर है, इसको लिखो y नॉट साइन पाई एक्स बाय एल, यही होगा y के जगह पे। और जब t 0 है तो क्या करोगे, साइन साइन n पाई एक्स बाय एल, और ये हमारा इंटू साइन कॉस टी 0 है, तो कॉस 0 ये 1 आ जाता है, मतलब ये कॉस 0 करोगे तो अल्टीमेटली ये 1 आ जाएगा। तो यहां से C5 आ जाएगा साइन n पाई एक्स बाय एल इंटू कॉस 0 1 आ जाएगा। तो यहां से आप C5 की वैल्यू निकाल सकते हो। क्या, कंपेयर करो जरा, देखो C5 की वैल्यू निकल रही है क्या? करो बेटा, आप लोग भी करो। यहां से C5 की वैल्यू कैसे निकालोगे? देखो ये y नॉट साइन पाई एक्स बाय एल, तो ना देखो ये
क्या एन की वैल्यू, देखो एन की वैल्यू अगर फिक्स हो गई तो आपको फोरियर लगाने की जरूरत नहीं है, नहीं तो फिर हर एक एन के लिए आपको निकालना पड़ेगा। अब इसको देखो कंपेयर करो, ये तो अंदर अंदर वाले से कंपेयर होगा, तो इधर एन पाई एक्स बाय एल है, इधर यही है, तो यहां से एन की वैल्यू 1 हो गई। तो देखो एक तो फोरियर से बचने का उपाय हो गया। और ये क्या हो गया हमारा, C5 इज इक्वल टू वाई नॉट हो जाएगा। ठीक है ना। तो अब आपके पास जो नेट आंसर आ जाएगा, जिसको आप लिख पाओगे यहां पे, अब कोई पैरामीटर बचा ही नहीं हुआ है, एन की वैल्यू भी आ गई तो समेशन नहीं बचेगा। तो अब आपको क्या लिखोगे, आपका फाइनल आंसर यहां से आ जाएगा। इसका इक्वेशन क्या 4 5 जो भी था ले लेना। तो C5 की वैल्यू आगे वाई नॉट दिया गया, वाई नॉट की वैल्यू निकालनी नहीं है आपको। साइन एन 1 है तो क्या लिखोगे, साइन पाई एक्स बाय एल, और इंटू क्या है हमारा कॉस एन 1 है, तो कॉस ए पाई एल इंटू टी। ये आपका नेट आंसर आ जाएगा। ये वेव मोशन है इन स्ट्रिंग में, जहां पे हमारा वेरिएबल क्या है, 2 वेरिएबल चल रहा था, एक x चल रहा है और ये दूसरा t चल रहा है। और ये हमारा मेन सॉल्यूशन आ गया इस इक्वेशन का। y नॉट कांस्टेंट ऑलरेडी दे रखा गया, बाकी सबकी वैल्यू l भी दे रखी गई है, तो बाकी सबकी वैल्यू यही है। तो इस टाइप से मतलब आज हमने 2 करा, एक तो लाप्लास का फोरियर वाला करा, और एक ये वेव इक्वेशन। हो सकता था अगर ये पूरा ना आए, यहाँ कॉस नहीं आए, तो फिर इसमें भी फोरियर ही लगता और फिर पूरा समेशन आता, हर एक एन के लिए आता। बिकॉज जैसे ही ये 0 हुआ ना, तो ये 0 होते ही, कौन सा 0 हुआ, हाँ, जैसे ये 0 है तो एक नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस हो गया। ठीक है ना। अब पहले ही से 4 5 से लड़ाई कर रहे थे, एक और इंट्रोड्यूस हो गया। लेकिन अच्छी बात क्या है कि जो इनका थर्ड कंडीशन इन्होंने दिया है, उस कंडीशन में इन्होंने एन की भी वैल्यू रिस्ट्रिक्ट कर ली और कांस्टेंट की भी रिस्ट्रिक्ट कर दी। तो इस टाइप से आप इसको कर पाओगे। तो आई थिंक ये आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा।